सो वेलकम है पियंस। एंड जो कल का लेक्चर था वो थोड़ा आधा अधूरा रह गया था ड्यू टू लाइटिंग इश्यू। अभी देखो यहाँ पे एक और मैं बात बता रहा हूँ कि टीचमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गया था कल। तो अक्टूबर के सारे लेक्चर्स है वो गायब हो गए थे, लेकिन वो फिर से यहाँ पे आ गए हैं टीचमेंट एप्लीकेशन में। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेशन थ्रू वैक्यूम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहले क्या होता है वो देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह का होता है। वही उसी की प्रॉपर्टी देखने के लिए हमें पहले उसको ये प्रोपगेशन वैक्यूम में किस तरह से होगा ये देखना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलने से ही पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दोनों कंबाइन होंगे एक वेव में, और ये वेव है वो प्रोपागेट कर रहा होगा। तो प्रोपागेशन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो दोनों तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। ये भी हम प्रूव कर देंगे यहाँ पे। और किस तरह से आपको डायरेक्शन निकालनी है, किस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है और कौन कौन से इक्वेशन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ से आपका जो पोर्शन है अभी थोड़े लेक्चर का ही बचा है, तो ये सभी लेक्चर्स है वो आपको बहुत ही ध्यान से देखने हैं। और देखो यहाँ से शुरू करते हैं। ये 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन लिख दिए है मैंने। तो गॉस लॉ, फैराडेज लॉ, ये है हमारा मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं हो रही है, इसका वन टाइप ऑफ लॉ, इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। और ये है मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ है उसमें सिर्फ यही टर्म थी, ये टर्म नहीं थी, लेकिन मॉडिफिकेशन करके ये एम्पियर्स मॉडिफाइड लॉ बना दिया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो कि जब ये देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, डेल डॉट डी इक्वल टू रो। ओके, क्योंकि मैंने बोला है कि पोलराइजेशन डी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ई होगा। और यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो फ्री चार्ज डेंसिटी होगी। सो फ्री चार्ज डेंसिटी मतलब कि देखो बाउंड करंट और फ्री करंट की बात मैंने एक बार बताई थी, तो वैसे ही बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज की बात बताते हो। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कोई एक वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आप सोचो। तो एक एजम्पशन लो कि आपका पास एक वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, तो वायर है वो कॉपर का बना हुआ है। तो कॉपर के जो इनर साइड के सेल्स में, जो इनर ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो बाउंडेड है, लेकिन जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पे कंडक्शन में पार्ट लेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे जो फ्री करंट है, फ्री चार्ज डेंसिटी है, वही यहाँ पे डेल डॉट ई दे रहा है, डेल डॉट डी दे रहा है। ये इक्वेशन सेम रहेगा, ये इक्वेशन भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे भी देखो म्यू जीरो एप्सिलॉन 0 और ये सभी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि रो एफ है और यहाँ पे जे फ्री, मतलब कि यहाँ पे जो जे एफ है वो जे फ्री, मतलब कि फ्री करंट फ्री वॉल्यूम करंट डेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पे बाय dt। तो ये दोनों इक्वेशन है वो इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं, मतलब कि ये जनरलाइज है, ये स्पेसिफाई कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ये सभी इक्वेशंस में आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट में लिखवा रहा हूँ। फॉर फ्री स्पेस म्यू इक्वल टू म्यू 0 लिख दो, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 लिख दो। ओके, देखो म्यू इक्वल टू म्यू 0, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0, यहाँ पे रो एफ इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा और जे एफ इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। क्लियर? ओके, और यहाँ पे D इक्वल टू
डी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ई लिख दो और बी इक्वल टू म्यू 0 एच लिख दो। तो देखो बी बाई म्यू 0 करेंगे तो यहाँ पे एच आपको मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जे एफ प्लस एप्सिलॉन 0 डेल ई बाई डेल टी। क्लियर? तो ये सभी चीज़ें, ये जो मैंने 6 लाइंस लिखी है, 6 फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला तो नहीं है लेकिन ये वैल्यूज़ लिखी है, ये आपको याद रखनी है। मतलब कि फ्री स्पेस है, तो देखो फ्री स्पेस है तो उसमें कहीं पे भी करंट या वॉल्यूम करंट या तो चार्ज डेंसिटी है, वो फ्री चार्ज डेंसिटी आपको नहीं मिलने वाली है। फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी और परमिएबिलिटी है, वो इस तरह से डिनोट की जाती है। ये तो बेसिक फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटाइजेशन के रिलेशन का, और ये है पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये सभी चीज़ें हैं वो ये सभी इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कि पहला इक्वेशन लिखो, डेल डॉट ई इक्वल टू, देखो डेल डॉट ई इक्वल टू यहाँ पे रो फ्री है, ओके, तो ये 0 आ जाएगा। मतलब कि डेल डॉट डी है, ये भी 0 आ जाएगा। अब डेल डॉट बी तो 0 ही है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखो डेल डॉट बी आ गया, डेल क्रॉस ई, तो डेल क्रॉस ई है वो, उसमें कहीं पे भी देखो डेल क्रॉस ई है और यहाँ पे बी है, तो कहीं पे भी म्यू 0 एप्सिलॉन 0 कुछ भी नहीं है, तो ये इक्वेशन है वो सेम रहेगा। डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी बाई डेल टी। और जो फोर्थ वन है उसमें देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू 0 जे एफ इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल ई बाई डेल टी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखो चेंज किस में हुआ है, एक इसमें चेंज हुआ है और एक ये इक्वेशन में चेंज हुआ है। क्लियर? बाकी सभी इक्वेशन है वो सेम है। अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन और ये जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन में देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ई है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ई है। मतलब कि अगर हमें एक ही फॉर्म में लाना है इक्वेशन को, मतलब कि आइदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लाना है इक्वेशन को या तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लाना है, तो आप क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर आपको इस तरह की मेथड है, वो अगर आप इस तरह की मेथड से इक्वेशन सोल्व करना चाहते हैं कि 1 2 3 4, तो इस तरह से लिखते हैं, चलो कि ये इक्वेशन है उसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इसको 3 कहते हैं और इसको इक्वेशन 4 कहते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका कर्ल ले लेते हैं। ओके, ये इक्वेशन का हमने कर्ल ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो माइनस डेल बाई डेल टी डेल क्रॉस बी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस माइनस डेल स्क्वायर ई, लाप्लासियन ऑफ ई, और यहाँ पे डेल बाई डेल टी डेल क्रॉस बी, यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 और डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे हमें पता है कि ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस कैंसल करते हैं,
और फाइनली हम लिखते हैं डेल स्क्वायर ई इक्वल टू माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए, और यहाँ पे म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर आ गया 5। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 5 हमें मिल गया है। तो वैसे ही देखो, इसका कर्ल लेंगे हम, इसका अगर कर्ल लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका कर्ल लेंगे तो यहाँ पे डेल क्रॉस ई आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और एक और इक्वेशन आपको मिल जाएगा बी के फॉर्म में, तो बी के फॉर्म में भी सेम इक्वेशन आपको मिलेगा। क्लियर? तो ये दोनों इक्वेशन सेम फॉर्म के हैं, और देखो ये दोनों इक्वेशन है, उसमें क्या सिंप्लीफिकेशन किया है, ये सिंप्लीफिकेशन हमने किया कि अगर आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी आप मतलब कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड है तो भी आप फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि डायरेक्टली ही आप इसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया और ये मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। क्लियर? तो ये सिमिलर फॉर्म के इक्वेशन हमने लिख दिए। अब यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे सिर्फ ये म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो और जे फ्री और रो फ्री, ये सभी चीज़ें आपको सिर्फ याद रखनी थी। और नेक्स्ट जब हम करेंगे कि एनी मीडियम में अगर प्रोपागेट हो रहा है तो मीडियम के लिए ये म्यू है वो चेंज हो जाएगा, रो है वो चेंज हो जाएगा, या तो जे फ्री है वो चेंज हो सकता है, तो तब वहाँ पे बात करेंगे। अब देखो, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो शो इस तरह से अगर हम कर सकते हैं, मतलब ई ज़ीरो ई रेस टू आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी के आर माइनस ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फील्ड है वो बी इक्वल टू बी ज़ीरो ई रेस टू आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी। ओके, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे ये ई है, यहाँ पे पुट करते हैं अगर हम, तो क्या आएगा, देखो डेल स्क्वायर ई अगर हम करेंगे तो डेल स्क्वायर ई करने से क्या आएगा, देखो यहाँ पे डायरेक्टली ही आपको पता होना चाहिए कि डेल स्क्वायर ई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर, और फिर से हमारा देखो ये पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा, मतलब कि ई आ जाएगा, और यहाँ पे डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो, और यहाँ से माइनस और यहाँ से आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस और आयोटा वहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो देखो माइनस यहाँ पे माइनस ओमेगा, एक बार यहाँ से डिफरेंशिएशन से आ जाएगा, फिर से एक बार माइनस ओमेगा आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा 2 बार आएगा तो आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगा हमें। क्लियर? और ई, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो के स्क्वायर इक्वल टू म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो ओमेगा स्क्वायर। अब के स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सी इक्वल टू ओमेगा बाय के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो कहाँ पे चला गया, तो c इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो, ये आपको एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं इतने राइट्स बता रहा हूँ कि आपको ये एग्जामिनेशन के लिए याद रखना ही है, और अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे म्यू ज़ीरो की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे एप्सिलॉन ज़ीरो की वैल्यू पुट कर दो, तो आपको
उसका रूट ले लो और रेसिप्रोकल ले लो तो डायरेक्टली ही आपको पता चल जाएगा कि 2.9998 समथिंग वैल्यू मिल जाएगी, जो कि वैल्यू है हमारी सी मीन्स सी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्लियर? अब यहाँ पे देखो c है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, तो यहाँ पे बेसिकली देखो इसको यहाँ पे v शो कर देते हैं, मतलब वेलोसिटी है तो v शो कर दो, क्योंकि ये इसलिए मैं v लिख रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं कि कोई मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक है, लॉसी डाइलेक्ट्रिक है, इसमें ये आपको काम आएगा। अब ये तो बेसिकली क्या हो गई, फेज वेलोसिटी हो गई, फेज वेलोसिटी, क्योंकि मैंने बोला था कि Vp इक्वल टू ओमेगा बाई के होगा और Vg इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के होगा। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमने पढ़ा था वही यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है। तो ये फेज वेलोसिटी हो गई। अब यहाँ से आगे बात करते हैं कि सपोज हमें ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और के मीन्स क्या है, यहाँ पे प्रोपगेशन वेक्टर है जो कि वेव वेक्टर है, और वेव वेक्टर क्या शो कर रहा है कि वेव है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखो जो हमारा इक्वेशन है, यहाँ पे E है उसका एक बार यहाँ पे डेरिवेशन लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू R, मतलब डेल डॉट E करते हैं। तो डेल डॉट E आप जैसे ही करेंगे तो देखो डेल डॉट E क्या आ जाएगा, देखो डेल डॉट E इक्वल टू तो 0 है, हमें ये पता है। तो डेल डॉट E करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा के डॉट E ओके इक्वल टू 0। अब k डॉट E अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब है कि k परपेंडिकुलर टू E है। अब दूसरी बात कि अगर डेल डॉट B इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि k डॉट B इक्वल टू भी 0 आएगा। तो यहाँ पे k भी परपेंडिकुलर है B को। अब देखो k और E परपेंडिकुलर है, मतलब कि प्रोपागेशन वेक्टर मतलब वेव वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, वेव वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि E एंड B है वो परपेंडिकुलर किस तरह से है। अब यहाँ पे देखो डेल क्रॉस E करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो यहाँ पे देखो ये k है, ये इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है और यहाँ पे इसके साथ भी 90 का एंगल बना रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन k है, कौन सी डायरेक्शन आपको b शो कर रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, डेल क्रॉस E करो तो डेल क्रॉस E इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी करने वाले हैं हम। तो डेल क्रॉस E यहाँ पे करेंगे अगर हम तो क्या आ जाएगा, देखो आयोटा के क्रॉस E इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा माइनस आयोटा ओमेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आयोटा ओमेगा बी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से आयोटा आयोटा कैंसिल कर दो तो b इक्वल टू के क्रॉस E बाई ओमेगा, ये हम लिख सकते हैं b इक्वल टू के क्रॉस E बाई ओमेगा। और यहाँ से E की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, देखो ये सभी इक्वेशन से वो मैं आपको बता रहा हूँ
क्योंकि आपको ये इक्वेशन से वो कहीं ना कहीं यूज करने हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये B है और ये E है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है वो उसका वेव का फेज बोला जाता है। क्लियर। अब E इक्वल टू क्या आएगा, देखो माइनस K क्रॉस B बाय म्यू 0 एप्सिलॉन 0 ओमेगा। क्लियर। तो ये सभी चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। क्लियर। अब हमारा वेव है उसका जो फेज है वो देखते हैं। ईएम वेव अगर आपको दिया गया है तो किस तरह से आपको पॉइंटिंग वेक्टर फाइंड करना है। पॉइंटिंग वेक्टर मतलब क्या होता है, और देखो एक यहाँ पे सोर्स है, स्फेरिकल सोर्स है। ओके, तो ये स्फेरिकल सोर्स है, वो वेव अगर प्रोड्यूस करेगा तो ये स्फेरिकल वेव प्रोड्यूस करने वाला है, मतलब कि सभी डायरेक्शन में ये स्फेरिकल वेव प्रोड्यूस करेगा। अगर यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल सोर्स है, ओके, तो ये सिलिंड्रिकल वेव प्रोड्यूस करेगा इस तरह से। ओके, ये सिलिंड्रिकल वेव प्रोड्यूस करने वाला है। ओके, अब इसको अगर आप इनफाइनाइट डायरेक्शन पे लेंगे, देखो अर्थ सरफेस है वो कर्व्ड है, लेकिन हमें ये अभी पता है, लेकिन अगर यहाँ पे आप खड़े हैं तो आपको नीचे की साइड क्या लगेगा कि सिंपली ये कर्वनेस आपको इतनी लो हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि ये फ्लैट ही है। इस तरह से आपको फील होगा। तो मतलब कि एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस स्फेरिकल वेव एंड सिलिंड्रिकल वेव एक्ट्स एज अ प्लेन वेव। तो प्लेन वेव ही आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स से जब आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाते हैं तो आपको दोनों सेम ही दिखेगी। क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि देखो यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि के बी एंड ई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर। अब हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि इन तीनों में से क्या के है, क्या बी है और क्या ई है। तो यहां से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम फिर से। देखो अगर यहाँ पे देखो बी क्रॉस बी इक्वल टू के क्रॉस ई है। ओके, तो इसको सपोज हम बी कहते हैं तो हमें थंब रखना है इस तरह से और कर्ल करना है फिंगर्स को। तो यहाँ पे के कहते हैं और यहाँ पे ई कह देते हैं। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे E इक्वल टू के क्रॉस बी। ओके, देखो यहाँ पे के क्रॉस बी करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी। ओके, लेकिन माइनस है, माइनस के क्रॉस बी लिखा है, मतलब कि बेसिकली हमें बी क्रॉस के करना है। बी क्रॉस के मतलब कि अपवर्ड। देखो यहाँ पे इसको माइनस के क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस के लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपको अगर एक बार आपके लिए लिखना है, नोटिफाई करना है, तो आप एक बार नोट कर लो। क्लियर। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया कि बी क्रॉस क्या करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में थंब जा रहा है, मतलब कि ई। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वेव आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो इस तरह से वेव जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा।
ये परपेंडिकुलर शो कर रहा है, तो ये थोड़ा 3D में आपको इमेजिन करना है। ओके, तो ये जो रेड लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है और ये ब्लैक लाइन्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है। और ये वेव है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है और के इस डायरेक्शन में, मतलब कि वेव प्रोपागेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो वेव प्रोपागेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों मतलब इसके परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ऑलवेज ट्रांसवर्स होती है नेचर में, मतलब कि ये जो ऑसिलेशन फील्ड के ऑसिलेशंस हो रहे हैं, देखो इस तरह से ऑसिलेशन हो रहे हैं और वेव किस तरह से जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये ऑसिलेशन हो रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, तो इसी को ही ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। और अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो अभी देखो आगे चलते हैं हम पॉइंटिंग वेक्टर पे। अब देखो पहले अगर हम बात करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर की, या तो पहले बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो पहले यहाँ पे देखो पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या है। पॉइंटिंग वेक्टर है वो बेसिकली एक यूनिट एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है, उसी को ही पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। सो पॉइंटिंग वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बेसिकली एनर्जी की डायरेक्शन होती है और यहाँ पे इसका यूनिट भी कभी कभी पूछा जा सकता है, तो ये यूनिट लिख दिया है मैंने, जूल पर मीटर स्क्वायर एंड इनटू सेकंड स्क्वायर। सो जूल इंटू मीटर इनवर्स मीटर रेज़ टू -2 एंड सेकंड इनवर्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसको देखो जूल पर सेकंड को लिख सकते हैं वोट, और सो वोट पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये भी एनर्जी का यूनिट हो गया। अब देखो हम इस तरह से ये पॉइंटिंग वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। सो S इक्वल टू E क्रॉस B बाई म्यू 0, ये हमारा पॉइंटिंग वेक्टर है, उसका फॉर्मुलेशंस हो गया। और B बाई म्यू 0 है, उसी को ही हम कहते हैं H। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, कभी भी पॉइंटिंग वेक्टर पूछा जाता है तो आपको E क्रॉस B बाई म्यू 0 करके डायरेक्टली ही पॉइंटिंग वेक्टर फाइंड करना है। और कर्ल तो मैंने करना आपको सिखाई दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ नया अप्लाई हो रहा है मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब डायरेक्शन ऑफ S मतलब कि पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। एक तो पॉइंटिंग वेक्टर है, मैंने बता दिया कि एनर्जी है, शो कर रहा है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो पॉइंटिंग वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी एनर्जी की डायरेक्शन भी होगी। तो पॉइंटिंग वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो अगर ये है तो इसका मतलब है इसको ग्रुप वेलोसिटी कहा जाता है। और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन होता है तो वो वीपी कहा जाता है, मतलब कि फेज वेलोसिटी। अब देखो ये दोनों चीजें मैंने बताई है। अब इसका मतलब क्या है कि आइसोट्रोपिक मीडियम है और एनाइसोट्रोपिक मीडियम है, इन दोनों में क्या हो रहा है। देखो के है वो वेव वेक्टर है और बेसिकली वेव वेक्टर है उसकी डायरेक्शन और पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी किसमें, आइसोट्रोपिक में, क्योंकि आइसोट्रोपिक में सभी डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है इसलिए। अब एनाइसोट्रोपिक है तो एनाइसोट्रोपिक मीडियम है तो उसमें क्या होगा कि पॉइंटिंग वेक्टर कुछ अलग डायरेक्शन शो कर रहा है और वेव किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दोनों में ये दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होगी। क्लियर। सो पॉइंटिंग वेक्टर की आपको बेसिकली फॉर्मूला याद रखना है, आपको दूसरा कुछ इसमें पूछा नहीं जाएगा। सिंपली इसमें किस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको अभी यहाँ पे बता दूंगा। अब इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी क्या होता है, देखो यहाँ पे एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर है, पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज लेते हैं। सो मीन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर मतलब कि एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर है, उसी को इंटेंसिटी कहते हैं। और पावर ट्रांसफर्ड, एवरेज पावर ट्रांसफॉर्म टू एनी सरफेस इज गिवन बाय एवरेज पावर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर इनटू एरिया, मतलब कि DA स्मॉल एरिया, उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको एवरेज पावर ट्रांसफॉर्म टू एनी सरफेस मिल जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़े जो फॉर्मूलास है वो आपको
एक स्टेप अप करवा रहा हूँ जीसेट एग्जामिनेशन से, क्योंकि अगर शायद ऐसा हो सकता है कि जीसेट एग्जामिनेशन का जो एग्जामिनर है उसे ऐसा लगे कि हमें प्रॉब्लम्स या क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड लेवल पे लेके जाना है, तो वो जो प्री डिफाइंड नहीं है टॉपिक, उसी टॉपिक में से ही क्वेश्चन निकाल सकता है। मतलब कि ऐसे टॉपिक की जो आपकी जीसेट एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में कभी भी कवर अप नहीं हुए हैं। तो हमें सभी पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रख के चलना होता है। तो अब यहाँ पे पहले बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की, उसके बाद ये इंटेंसिटी और एवरेज पावर, वो भी यहाँ पे हम उसके फर्दर फॉर्मुलेशन से वो देख लेते हैं। तो देखो एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो स्टोर हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है, वो दोनों एनर्जी है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ एसोसिएटेड होगी। अब ये दोनों एनर्जी है वो कितनी अमाउंट इसका कितना होगा, देखो UE मतलब कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ε0 E²/2 और मैग्नेटिक एनर्जी है वो B²/2 μ0। इस तरह से हम लिख सकते हैं। मैंने बता दिया था कि अगर आपको एनालॉजी लिखनी है, मतलब कि कंपेयर करना है, तो एक पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एक है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे पहले ही मैंने बताया था कि कौन है वो पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, कौन है वो काइनेटिक प्रोवाइड कर रहा है, ये मैंने बता दिया है ऑलरेडी। तो आप वहाँ पे अगर नहीं पता है आपको तो वो टॉपिक देख लो। क्लियर, इसी लेक्चर में पढ़ाया है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक एनर्जी अगर हम करते हैं, ओके, तो बेसिकली क्या आता है, देखो अगर यहाँ पे ε0 E² डिवाइडेड बाय B² और यहाँ पे μ0 इस तरह से लिख सकते हैं। सो बेसिकली μ0 ε0 को क्या लिखा जाएगा, देखो C² = 1/μ0 ε0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से E² बाय B² और यहाँ से C² इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि देखो यहाँ पे मैंने बताया है कि यहाँ पे देखो कि B = क्या होगा, K×E डिवाइडेड बाय ओमेगा, इस तरह से लिख सकते हैं। सो इसका मतलब है, इसको लिख सकते हैं क्या कि E/B = ω/K। तो ω/K वो बेसिकली VP है, VP = यहाँ पे मैंने बोला है कि C होगा। क्यों? क्योंकि देखो इनिशियली ही हमने जैसे इनिशिएट किया था वहाँ पे ही एक इस तरह का जो ये फॉर्मूलेशंस किया था, ये फॉर्मूला लिया था, उसके बाद जो स्पीड है वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी = C लिख दिया था। वो क्यों लिखा था, क्योंकि वैक्यूम है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड होती है वो C होती है, ओके, जो कि हम लाइट बोल सकते हैं। सो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सो C = E/B लिख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे देखो C = E/B लिख सकते हैं, तो यहाँ पे E²/B² = C² लिख सकते हैं, तो C²/C² = यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे C²/C² = 1 हो सकता है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो E = C×B, ओके, क्लियर। E/B = C लिख सकते हैं फॉर वैक्यूम, सो E = CB लिख सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ से हम फॉर्मूला है वो डिराइव कर लिया हमने। तो देखो यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर है वो हमने लिख दिया है E×B और E×H। तो E×B यहाँ से अगर हम लिखते हैं तो E की जगह पे देखो E×B है और E की जगह पे C×B लिख दे
तो क्या आ जाएगा, देखो सी बी स्क्वायर बाय म्यू ज़ीरो, सी बी स्क्वायर बाय म्यू ज़ीरो। अब सी इक्वल टू, ओके सॉरी, सी बी स्क्वायर बाय म्यू ज़ीरो लिख सकते हैं। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे b की जगह पे e बाई सी लिख दो। सो ई स्क्वायर बाय, देखो ई स्क्वायर बाय सी इंटू म्यू ज़ीरो, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो बेसिकली c इक्वल टू क्या है, यहाँ पे c इक्वल टू 1 बाई म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो, यहाँ पे रूट लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पे एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर दो, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चेंजेस किए हैं, मतलब मैथमेटिकली हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। सो म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो है इक्वल टू क्या होगा, सी का स्क्वायर हो गया। क्लियर। यहाँ से फॉर्म्यूलेशंस में आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट फॉर्मूला किस तरह से लिख सकते हैं आप। क्लियर। अब यहाँ पे बी स्क्वायर और ये म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो है, देखो सी म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो है, उसी को ही क्या कहते हैं हम, सी का स्क्वायर कहते हैं। क्लियर। इस तरह से लिख सकते हैं म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो, तो न्यूमरेटर में सी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर सी क्यूब एप्सिलॉन ज़ीरो, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको चेंज करना है, देखो बी स्क्वायर और ये सी है, ये सी है, उसको अगर चेंज करना है तो क्या लिख सकते हैं, देखो सी को रूट के फॉर्म में लिख दो तो म्यू ज़ीरो और यहाँ पे म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो आ जाएगा। क्लियर। अब हम देखो यहाँ से ये जो फॉर्मूलेशंस आया है उसी से ही हम यू ई, देखो यू ई इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ीरो ई स्क्वायर बाई 2 है और वी एम इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 म्यू ज़ीरो है, और जो टोटल मतलब इन दोनों का रेशियो है वो 1 आ रहा है, इन दोनों का रेशियो है वो 1 आ रहा है। तो ये याद रखना है आपको, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद आप इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अब यू ई एम मतलब कि टोटल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, सो एप्सिलॉन ज़ीरो ई स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 म्यू ज़ीरो। सो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर बाई 2 म्यू ज़ीरो है, उसको अगर हमें चेंज करना है ई के फॉर्म में तो बी की जगह पे ई बाई सी स्क्वायर पुट कर दो, बी की जगह पे ई बाई सी स्क्वायर पुट कर दो, ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और यहाँ से 2 म्यू ज़ीरो। सो सी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो है। सो सी स्क्वायर म्यू ज़ीरो, देखो यहाँ से लिख सकते हैं सी स्क्वायर म्यू ज़ीरो इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन ज़ीरो। सो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, इसी को ही एप्सिलॉन ज़ीरो ई स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं प्लस एप्सिलॉन ज़ीरो ई स्क्वायर बाई 2। तो इसका मतलब है टोटल हो गया एप्सिलॉन ज़ीरो ई का स्क्वायर, ये हो गई यू ई एम। क्लियर। सो यू ई एम इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ीरो ई स्क्वायर। अब एप्सिलॉन ज़ीरो ई स्क्वायर है, इसी को ही अगर आपको चेंज करना है बी के फॉर्म में तो ई की जगह पे क्या पुट कर दो, एप्सिलॉन ज़ीरो सी स्क्वायर, सॉरी ई की जगह पे सी स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर। तो ये आप जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो आप लोगों को पता है
कि म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो इक्वल टू 1/c², और यहाँ से म्यू ज़ीरो इक्वल टू 1/c² एप्सिलॉन ज़ीरो लिख सकते हैं। सो c² एप्सिलॉन ज़ीरो इक्वल टू 1/μ0 लिख दो, तो यहाँ से ही b²/μ0 ये लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी UEM। ओके, सो UEM इक्वल टू क्या आता है, देखो एप्सिलॉन ज़ीरो e² या तो b²/μ0, दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही है। अगर ऑप्शन पूछा जाता है तो आपको अगर ये दोनों फॉर्मेट उसमें दिए गए हैं तो ये दोनों है वो सही आंसर है, आपको सही आंसर चुनना है। अब इसको एवरेज एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, मतलब कि UEM एवरेज। तो देखो या तो आप इस तरह से कर दो, एवरेज एप्सिलॉन ज़ीरो e² और एप्सिलॉन ज़ीरो बाहर लेते हो तो हमारा e² का एवरेज आ जाएगा। और हमें बेसिकली पता है कि देखो हमें पता है कि जो रेडिएशन है वो कुछ इस तरह से है, सॉरी ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस तरह से लिख सकते हैं, हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें पता है कि साइन कोस की एवरेज लेते हैं तो एवरेज आती है 1/2 एप्सिलॉन ज़ीरो e²। सो देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो यहाँ पे ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, वो एवरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो 1/2 एप्सिलॉन ज़ीरो e², या तो फिर यहाँ पे b²/2μ0, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही आपको लिखने हैं। ये क्या है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी है तो देखो यहाँ पे टोटल UEM है। तो देखो यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया था वो बेसिकली क्या कर दिया था कि जो टोटल मैग्नेटिक एनर्जी है UEM, तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं 2 टाइम्स या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख दो एप्सिलॉन ज़ीरो e², ओके, या तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखो या तो 2 टाइम्स ये कर दो या तो 2 टाइम्स ये कर दो, ओके। तो हमारी ये UEM आ गई थी। अब यहाँ पे UEM एवरेज मतलब कि एवरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, देखो आपको UEM या VEM या EEM कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको देखना है क्या लिखा है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखा है, तो इसका मतलब है कि एवरेज ही यहाँ पे आपको 1/2 एप्सिलॉन ज़ीरो e² मिल रही है, ओके। अब ये एवरेज है तो सेपरेटली क्या होगी, ओके, एवरेज एनर्जी सेपरेटली। अब सेपरेटली का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो मिल रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिल रही है। सो यहाँ पे UE अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सेपरेटली ये आएगी क्या, यहाँ पे 4, और मैग्नेटिक कैलकुलेट करनी है तो b²/4μ0। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो आपको एवरेज एनर्जी मिल जाएगी, टोटल एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इससे मल्टीप्लाई 2 कर दो तो भी आपको एवरेज UEM ही मिलेगा। तो ये है वो क्या है, देखो सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ पे और यहाँ पे, देखो सिर्फ यहाँ पे 2 है डिवाइडेड बाय यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि जब एवरेज हम लेते हैं साइन कोस के फॉर्म में, अगर आपका इक्वेशन है कुछ भी मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसमें साइन
साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की एवरेज लेते हैं तो वो 1/2 हो जाती है। क्लियर? सो एवरेज एनर्जी डेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली। अब एवरेज पावर ट्रांसफॉर्म टू एनी सरफेस। ओके, और अगर आपको इंटेंसिटी बोले या तो एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर बोले, ये दोनों सेम ही चीज है। क्लियर? अब यहां पे मैंने बोला है कि पॉइंटिंग वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग ये जो फॉर्मूला है वो आपको किस तरह से यूज करना है वो देखते हैं। देखो, ये एवरेज पावर ट्रांसफॉर्म टू एनी सरफेस लिख दिया है। ओके, सो यहां पे देखो एवरेज एस मतलब कि इंटेंसिटी आई। सो एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर है वो किस तरह से लिख सकते हैं? देखो, सी एप्सिलॉन 0 और ई का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। सी एप्सिलॉन 0 ई का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कहां से आएगा? देखो, सी एप्सिलॉन 0 ई का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? देखो, एप्सिलॉन 0 बाय म्यू 0 एप्सिलॉन 0, यहाँ पे ई का स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया। सो ई स्क्वायर बाय म्यू 0 ही यहाँ पे लिखा है। क्लियर? तो ये इंटर कन्वर्टेबल फॉर्मूला है। सो यहाँ पे एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर है, उसको यहाँ पे इस तरह से डिनोट किया जाता है। क्लियर? ओके, सो अगर आपको ये एवरेज है वो अगर नहीं कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली मतलब आप डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, और ऑप्शन ये भी दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है। तो दोनों ही फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। ये एग्जाम में मिस्टेक नहीं करना है कि आपको अगर एवरेज निकाल के दिया है तो आपको क्या लिखना है वो पता होना चाहिए। अब देखो, ई क्रॉस बी, सपोज आपको ई और बी यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं कि ई और बी किस तरह से दिए हैं। सो सपोज यहाँ पे ई दिया गया है E0 एक्स कैप ई रेस टू आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे B0 यहाँ पे B0 वाई कैप ई रेस टू आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। तो अब यहाँ पे आपको अगर पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट करना है तो ई क्रॉस बी बाई म्यू 0 कर दो। सो क्या आ जाएगा? देखो, E0 B0 और एक्स क्रॉस वाई यहाँ पे मिल रहा है। एक्स क्रॉस वाई मतलब कि जेड कैप आ गया। ओके, और यहाँ पे ई रेस टू आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे जेड कैप। क्लियर? डिवाइडेड बाय म्यू 0। क्लियर? तो ये डायरेक्शन हो गई, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो हम इजीली इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो शो कर रहा है ये है डायरेक्शन आपकी, और ये है मैग्नीट्यूड। अब अगर आपको बोला जाए कि वेव प्रोपागेशन की डायरेक्शन क्या है, ओके, वेव प्रोपागेशन की डायरेक्शन क्या है वो बोला जाए तो किस तरह से आप लिख सकते हैं? देखो, यहाँ पे देखते हैं डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करनी है। अगर आपको बोल दिया है E इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं, चलो, E इक्वल टू E0 वाई कैप साइन k/2 z, यहाँ पे z माइनस √3/2 x प्लस ओमेगा टी, इस तरह से है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? देखो, पहले हमें स्टेप 1
देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 या 2 स्टेप में ही सोल्व हो जाएंगे। स्टेप 1 आपको क्या करना है कि पहले ये जो यहाँ पे आपको जो e के फॉर्म में e इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी दिया हो e रेस टू आयोटा, सपोज के जेड माइनस ओमेगा टी दिया है, तो इसके इक्वल टू 0 पुट करना है। मतलब पूरा का पूरा इक्वेशन नहीं, सिर्फ के जेड माइनस ओमेगा टी इक्वल टू 0 पुट करना है। उसके बाद z इक्वल टू ओमेगा टी बाई के, इस तरह से लिखना है। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव है तो नेगेटिव z में जा रहा है। अब यहाँ पे क्या याद रखना है आपको ये याद रखना है कि देखो ये के जेड और ओमेगा टी दोनों की जो साइन है वो ऑपोजिट होनी चाहिए। मतलब एक माइनस है तो एक प्लस होना चाहिए। ये अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस करके लिखना है, लेकिन इस तरह से होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे स्टेप 1 एक ही स्टेप है, उसी की ही बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो पता है के जेड बाई 2 माइनस √3 बाई 2 और ये x, ये पूरा का पूरा डायरेक्शन ही है। ओके, और यहाँ पे प्लस ओमेगा टी इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे मैंने बोला है कि इसकी और इसकी दोनों की साइन प्लस नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो इसकी साइन अगर आपको माइनस करनी है तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? यहाँ पे माइनस, सिंपली यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली ये प्लस है तो इसको माइनस करते हैं। क्लियर? तो के जेड बाई 2, यहाँ पे माइनस आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, √3 बाई 2x और यहाँ पे प्लस ओमेगा टी इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो √3 बाई 2x, देखो √3 बाई 2x और यहाँ पे ओमेगा टी सामने की साइड लिखते हैं। सामने की साइड अगर लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस ओमेगा टी मिल जाएगा। ओके, अब फिर से क्या लिख सकते हैं, माइनस के जेड बाई 2। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x और ये देखो x और ये z है। अब √3 बाई 2 और k बाई 2 है। ओके, तो आपकी डायरेक्शन है वो आपको डायरेक्टली ही मिल जाएगी। ओके, क्लियर? तो ये आपका k मिल जाता है, मतलब कि डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। ये k इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो डायरेक्शन इक्वल टू 3 बाई 2x माइनस के जेड बाई 2। ओके, √3x बाई 2। ओके, यहाँ पे 3x बाई 2, यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है। सो सभी जगह पे यहाँ पे k पुट कर दो, यहाँ पे k। ओके, यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो गया था। देखो यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिया है, तो अब यहाँ पे देखो ओमेगा टी है, देखो ओमेगा टी और यहाँ पे माइनस कैलकुलेट कर लिया है। ओके, तो दोनों की साइन ऑपोजिट हो गई। तो अब क्या करें हम कि देखो यहाँ से √3 बाई 2 के x और यहाँ से माइनस के जेड बाई 2 इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकते हैं हम। तो ये दोनों की हमने साइन चेंज कर दी है। ओके, अब डायरेक्टली ही आप लिख सकते हैं कि ये 3 बाई 2 और 1 बाई 2, यहाँ पे इस तरह से
ये 1/2। अब यहाँ से एंगल निकालते हैं तो क्या आएगा, देखो x से ये x अब एक्स वाई जेड में हमें सपोज कंसिडर करना है तो यहाँ से ये z लेते हैं, ये x ले लेते हैं। सो x और यहाँ से 3/2 है, तो मतलब x के साथ कितना एंगल बन रहा है, देखो सपोज यहाँ से एंगल मेजर करते हैं ये थीटा, तो x से कोस थीटा कोस रूट 3/2 कब आएगा, और यहाँ पे z है तो साइन 1/2 कब आएगा। सो थीटा है वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्लियर। सो आपको यही चीज़ें है वो देखनी है। ओके, अगर कोई एग्जाम्पल है तो यहाँ से देख लेते हैं। ओके, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है, उसमें इस तरह से E = E0 e⁻⁰ और यहाँ पे कुछ भी आपको टर्म्स दी है, सपोज इस तरह से दिया है 1/2 kz और यहाँ से माइनस √3/2 इस तरह से ही आपको सपोज दिया है। ओके, तो यहाँ से आप k और k एंड b भी निकाल सकते हैं। ओके, b = क्या आएगा, देखो b = k क्रॉस e डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। इस तरह से आप k क्रॉस e करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन यहाँ पे -ωt, सपोज यहाँ पे -ωt है, तो इसका मतलब है कि आपका जो ये z है वो पॉजिटिव z और नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा होगा वेव। ओके, सो k की डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं, कौन सी, देखो यहाँ से k और 1/2 z कैप और -√3/2 x कैप। अब k मिल गया हमें और हमारे पास e ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे सपोज e है वो y कैप में है, तो हम डायरेक्टली ही यहाँ से z क्रॉस y करके यहाँ पे b निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो b निकालेंगे तो यहाँ पे z कैप है, तो z कैप क्रॉस y कैप हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो z y कर रहे हैं तो -x कैप और -x और y कर रहे हैं माइनस, देखो x y करेंगे तो z आएगा और -z आ जाएगा। सो -x -z में आपका मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा आपको। ओके, ये दूसरी फिगर है। क्लियर। तो ये इस तरह से आप वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन से ही आप सभी चीज़ें निकाल सकते हैं। किस तरह से आपको डायरेक्शन निकालनी है वो मैंने बता दिया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कुछ भी है, सपोज यहाँ पे kz ky कुछ भी है, kz -ωt है, तो इसमें kz -ωt = 0 करना है। यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे अगर आपको इस तरह से दिया है तो देखो इस तरह से kz + ωt दे दिया, kz + ωt दे दिया, तो इसका मतलब है z = क्या आ जाएगा, ωt/k, ωt/k लेकिन माइनस के साथ। तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज इन नेगेटिव z। ओके, नेगेटिव z में इसकी डायरेक्शन होगी, वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन। मतलब कि यहाँ पे अगर x ये y
और ये z है, तो वेव आपका इस तरह से z नेगेटिव z डायरेक्शन में वेव आपको जाता हुआ मिलेगा। ओके, समझ गए? तो अब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम डेंसिटी के बारे में बात करेंगे और रेडिएशन प्रेशर के बारे में बात करेंगे। इसके बाद फुल मतलब कि कंप्लीट रिफ्लेक्टिव या तो आइडियल रिफ्लेक्टिव के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जो फाइनली मैं आपको इस लेक्चर के एंड में बता दूंगा कि किस तरह से आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपको ये पूरे के पूरे इक्वेशंस जो मैंने लिखाए हैं वो आपको किस तरह से चेंज करने हैं, वो मैं आपको करवाने वाला नहीं हूँ। वो सेम ही इक्वेशन होंगे लेकिन थोड़ा सा ही चेंज होगा।